गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कई दिनों के बाद आप लोगों को अगेन पढ़ने का मौका मिला है। आज से आप लोगों का लेक्चर कंटिन्यूसली हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने उसके डिफिनीशन को देखा था और डिफरेंट केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंस्ट्रक्शन क्या होगी इस पे हमने कंसीडर किया था। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो आपको लेक्चर आपका 7 हो जाएगा। लिखिए लेक्चर 7। लेक्चर 7 लेक्चर 7। देखिए स्टार लगा लिखिए समविभव पृष्ठ के गुण। स्टार लगाओ। समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम आपको बताए थे कि व्हाट यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी समविभव पृष्ठ क्या है। तो उसमें आपको बताए थे कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये डिफिनीशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इसका देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो लिखो फर्स्ट नंबर देके लिखो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य शून्य होता है। क्या गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में क्या गया कार्य शून्य होता है। अब देखो तो ये कैसे शून्य होगा, हम लोग उस पर कंसीडर करेंगे। तो याद कीजिए, तो आपको हम बताए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस में कि WAB = VAB × Q। ये ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा आपको फॉर्मूला हम बताए थे, WAB = VAB × Q। पिछले क्लास में आपको हम बताए होंगे। अब देखिए तो अब आप इसको क्या लिखोगे? ये देखिए तो WAB हो गया, WAB, और VAB को हम क्या लिख सकते हैं? VB - VA इंटू क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे। अब देखो तो अब आप इसको क्या लिखोगे? ये आपका क्या हो जाएगा? WAB हो गया आपका। अब यहाँ के बाद देखिए VB - VA, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जितना पोटेंशियल A पे होगा उतना ही पोटेंशियल किस पे होगा? B पे भी होगा। तो आप VB को VA लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ हम लोग लिखेंगे VA - VA इंटू क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे। तो देखो तो ये WAB हो गया है ना, और ये आपका 0 इंटू क्या हो जाएगा? Q। तो वर्क डन आपका कितना आ जाएगा? WAB
WAB का वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया WAB इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, 2 नंबर देख लीजिए, 2 नंबर देख लिखिए, 2 नंबर देख लिखो। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के अल्पॉन्स अवयव, समविभव पृष्ठ के अल्पॉन्स अवयव, अल्पॉन्स अवयव पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लंबवत, विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है, विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ के अल्पॉन्स अवयव पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। अब देखो तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें क्या जान रहे हैं, फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। अभी आप देखे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में WAB इज इक्वल टू क्या आया था, आपको 0 आया था। अब इसको देखिए तो WAB को हम क्या लिख सकते हैं, WAB को वेक्टर F डॉट वेक्टर DL हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। यानी मान लीजिए वर्क फोर्स मेरा F है और DL मेरा क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट हो गया, और इस F इक्वल टू हम Q इंटू वेक्टर E डॉट वेक्टर DL लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब देखो तो अब आप इसको वेक्टर E डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू 0/2 लिख सकते हो। अब देखो तो आगे आपका क्या होगा, ये इसको देखिए तो इसको आप EDL cos थीटा आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। तब देखिए इसको आप cos थीटा इज इक्वल टू 0/EDL लिखोगे, तब देखिए तो ये आपको क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आपको 0 आएगा, और cos थीटा में 0 किसका वैल्यू होती है, 90 का। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 90 लिख सकते हो आप इसको। तो थीटा का वैल्यू बताओ कितना आया, सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस के स्मॉल एलिमेंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड नंबर लिख के हाइफन दो। अब देखिए थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड में है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। क्या बोलोगे, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो लिखिए थर्ड नंबर, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये आगे हम बताएंगे आपको। तो थर्ड प्रॉपर्टी मेरा क्या हो गया, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। ये लिखिए, उसके बाद लिखिएगा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर लिखोगे,
देखो समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के प्रबल एवं दुर्बल भाग को प्रदर्शित करता है। प्रबल एवं दुर्बल भाग को प्रदर्शित करता है। देखिए समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के प्रबल एवं दुर्बल भाग को प्रदर्शित करता है। अब देखो तो ये कैसे पता चलता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का फॉर्मूला E -dV/dx ऐसा बताए थे। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और अगर दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, ये dx ज्यादा है, तो जब अगर dx अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, वहां पे उसकी वैल्यू लेस होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए दो समविभव पृष्ठ नजदीक है तो ये dx इसका मतलब क्या होगा, कम होगा, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के प्रबल एवं दुर्बल भाग को प्रदर्शित करता है। ये प्रॉपर्टी नंबर कितना था आपका, 4th था। अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं, वो न्यूमेरिकल आप लोग जो है खुद सॉल्व करोगे। ठीक है ना। और उसका जो है आंसर आप लोग जो है हमको कमेंट में बताओगे, फिर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए न्यूमेरिकल। लिखिए न्यूमेरिकल लिखिए। देखो निम्न चित्र में किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परवल का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। परवल को इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग परवल होगा। ठीक है। अब देखिए आपका फिगर ये है, ये पॉइंट आपका सी है। ये मानिए 50 वोल्ट है, यहाँ ये 40 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है और ये बाहर वाला आपका 20 वोल्ट है। ठीक है। फिर समझ लीजिए, ये आपका 50 वोल्ट है यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पे 40 वोल्ट है, यहाँ 30 वोल्ट है और ये आपका 20 वोल्ट है। ये पॉइंट ए, बी और सी आपको बताना है कि इसमें कौन जो है पॉइंट पे, किस पॉइंट पे आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपको बताना है। तो कमेंट में आप इसका आंसर बताओगे। बस समझ रहे हो ना। अगर फिर मैं इस क्वेश्चन को लेक्चर 8 में आपको डील कर दूंगा, आप लोग कमेंट में बताओगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को। आप देखिए आगे हम लोग जो है स्टार लगाइए। स्टार लगा के लिखो। देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार, स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार, इंग्लिश क्या होगा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स
बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, या ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर से समझ लीजिए आपका टॉपिक क्या है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप कंडक्टर को रखोगे तो वह किस तरह का बिहेव करेगा, इस पे आपको कंसीडर करनी है। ठीक है, तो हेडलाइंस आप दे दिए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके फर्स्ट नंबर में क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट में देखिए पहला पॉइंट इसका क्या है। पहला पॉइंट क्या आता है कि आपका जो है किसी भी कंडक्टर को जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। यानी आप इसको कैसे लिखोगे कि चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कुल विद्युत क्षेत्र 0 होती है। ऐसा कब होगा, जब उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तब होगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता है, कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता है। अब देखो तो कैसे 0 होगा, अब हम लोग उस पर कंसीडर करें, ध्यान दोगे यहाँ पे, इसमें आपको कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ये कैसे होगा। अब देखो कंसीडर करो कि ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर और ये कंडक्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है प्लेस है, ठीक है। ये कहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस कंडक्टर के इस पोर्शन को हम ए मान लेते हैं, इस पोर्शन को हम बी मान, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद बताओ, ये जब कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी मात्रा में होगी, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो ये इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। F = Q × E होता है ना फोर्स, F = Q × E होता है। Q के बदले यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का E × E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है तो हम माइनस भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट डायरेक्शन में, तो इस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। यानी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट होगा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आएगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा, प्लस होगा। शुरू चैप्टर में बताए थे, बताओ जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा होगा तो यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी आपको ये पता चल गया कि इस कंडक्टर का बी पोर्शन पॉजिटिव और ए पोर्शन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस केस में आपको जो है इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप हो जाएगा। ये इसको हम लोग प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, ईपी। और इस ईपी का वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो इसके इक्वल होगा, और डायरेक्शन में तो देख रहे हो अपोजिट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है वो किधर है, राइट साइड में, और ये इलेक्ट्रिक किधर है, लेफ्ट साइड में है, और इक्वल और अपोजिट होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से क्या लिखोगे, E = E माइनस क्या, EP, और हम लोग जान रहे हैं ये E हो गया, E माइनस E लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं E = क्या होगा, EP होगा। अब देखो, अब आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो लैंग्वेज में अब आपको इसको लिखना है, तो लैंग्वेज में देखो इसको किस टाइप से लिखेंगे। लैंग्वेज पहले इसको समझ लीजिए। लैंग्वेज में लिखेंगे कि जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर
बल आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, फलस्वरूप चालक का बी भाग धनात्मक एवं ए भाग ऋणात्मक हो जाता है। इसके कारण चालक के अंदर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है जो परिमाण में आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर एवं दिशा में विपरीत होती है। यही कारण है कि चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होती है, शून्य होती है। तो आप लिखोगे तो लिखो, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको लिख लोगे कॉपी पे, ठीक है। देखो ये तो जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर बल F इक्वल टू माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E। आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, देखा, विपरीत दिशा में लगता है। फलस्वरूप चालक का बी भाग धनावेशित एवं ए भाग ऋणावेशित हो जाता है, देखा, एवं ए भाग ऋणावेशित हो जाता है। नोट करो, जिसके कारण ध्यान दीजिएगा, उसको नोट करो, फिर मैं मिटाता हूं। इसको नोट कर लिए, अब ध्यान देना, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। जिसके कारण, अब देखो तो क्या हो जाएगा, जिसके कारण चालक के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिमाण में बराबर एवं दिशा में आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है, ठीक है।
यही कारण है कि चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, यही कारण है कि चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ध्यान दो, इसको नोट कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करना, फिगर बनाना। फिगर बनाने के बाद ये जो लैंग्वेज लिखा है वो लिख लेना, तब उसके नीचे ये लिख लेना। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन फिर से समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो है ये फिगर बनाना है। फिगर के बाद क्या करोगे, लैंग्वेज लिख लोगे ये जो है, तब नीचे जो है आप ये बता दोगे। ये फेयर कॉपी में आप लोग इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए ये तो आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड हम लोग सेकेंड लिखेंगे। सेकेंड नंबर लिखिए। सेकेंड लिखिएगा तो चालक के अंदर कुल आवेश शून्य होता है। चालक के अंदर कुल आवेश शून्य होता है। चालक के अंदर कुल आवेश शून्य होता है। अब देखो तो इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, गॉस लॉ से क्या जान रहे हैं, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम लोग जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। और बताओ आप क्या जान रहे हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, यहाँ जीरो पुट करोगे तो यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये होल टर्म क्या बन जाएगा, जीरो बनेगा। तो ये जीरो बाय क्यू जीरो इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी अगर किसी भी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दोगे तो उसके अंदर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये लिख लो। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे। थर्ड लिखोगे, थर्ड में लिखना आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर, आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थित होता है। बाह्य पृष्ठ पर स्थित होता। अब ये देखो कैसे होगा, क्या कहता है कि आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थित होता है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहां से देखो आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थित होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये कंडक्टर है, ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं कि चार्ज देते हैं, कहीं से इसको हम चार्ज दिए तो टोटल चार्ज मान लो इसको हम अंदर में इसको क्यू दिए, और यहां से हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ये देखो इसको हमने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस हम बना दिए। अब यहाँ के बाद देखो तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मान लिया चालक को मैंने अतिरिक्त आवेश कितना दिया, क्यू दिया। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, मान लिया चालक को अतिरिक्त
अतिरिक्त आवेश Q दिया गया है, दिया गया, ठीक है। इसको अतिरिक्त आवेश हमने क्या दिया, Q। लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि चालक के अंदर जो है कुल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। तो जब चालक के अंदर जो है कुल आवेश शून्य हो गया, तो जो चार्ज हम इसको दिए वो चार्ज कहाँ गया, इसका मतलब है कि वह चार्ज इसके बाह्य पृष्ठ पर आकर के क्या हो गया, प्लेस्ड हो गया, स्थित हो गया उस पर। तो आपको ने क्या लिखा, मान लिया चालक को अतिरिक्त आवेश Q दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, आवेश शून्य होता, इसका अर्थ यह हुआ कि दिया गया आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थित है, चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थित है, चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थित, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बार समझा देता हूं। ध्यान, मान लो कि इस कंडक्टर को हमने कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया। जब इसको हम Q चार्ज देंगे तो हम जान रहे हैं कि इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसके अंदर चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो जब टोटल चार्ज इसका 0 हो गया तो बताओ इसके अंदर जो चार्ज दिया वो चार्ज गया कहाँ? इसका मतलब है कि वो सब चार्ज जो है इससे किसके क्या गया, बाह्य पृष्ठ पर, यहाँ पर इसका चार्ज आ गया। इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब फोर्थ पॉइंट हम लोग, फोर्थ नंबर देखिए, आयतन लीजिएगा। फोर्थ नंबर दीजिएगा। फोर्थ नंबर लिखिएगा। अब देखो ये क्या होता है फोर्थ में, कि विद्युत क्षेत्र जो है आवेशित चालक के पृष्ठ पर लंबवत होते हैं। तो फोर्थ नंबर लिखोगे, विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के पृष्ठ पर लंबवत होते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के पृष्ठ पर लंबवत होते हैं। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका जो है क्या है, ये आपका कंडक्टर हो। अब यहाँ के बाद देखो ये जब इसका कंडक्टर हो गया तो हम मान लेते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र इस पर परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। मैंने क्या माना, ये विद्युत क्षेत्र इस पर परपेंडिकुलर नहीं है, तब उस केस में हम यहाँ से क्या खींचेंगे, इसका एक टेंजेंट खींचेंगे। ये इसका मान लो टेंजेंट हो गया और ये एंगल थीटा बना है, ठीक है। या इधर ही खींच देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ये हो, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ध्यान देना, हमने क्या माना, कैसे समझिए। मैंने इसको एक कंडक्टर माना है और कंडक्टर में मैंने ये क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि मान लिया विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के पृष्ठ पर लंबवत नहीं है,
लंबवत नहीं है। अब जब लंबवत नहीं है तो e cos थीटा इसका एक घटक होगा और e cos थीटा एक स्पर्श रेखीय घटक होगा जो इसमें कंडक्टर को देखो टच करते हुए आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि e cos थीटा स्पर्श रेखीय घटक है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ध्यान से समझिए, हमने क्या मान लिया विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक के पृष्ठ पर लंबवत नहीं है। तो जब ये लंबवत नहीं है तो e cos थीटा इसका स्पर्श रेखीय घटक होगा। तो e cos थीटा स्पर्श रेखीय घटक है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि स्थिर विद्युत क्षेत्र में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मीनिंग हो गया कि e cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या, 0 बटे यहाँ 11, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, तो 0 आएगा और cos थीटा में 0 का वैल्यू कितना होता है, 90 का। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos 90 होगा। तो सो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो माने थे कि परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो मेरा मानना क्या है, गलत है। रियल में वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप सबसे पहले फिगर बनाओगे, फिगर बनाने के बाद ये लैंग्वेज लिख लोगे, तब उसके नीचे में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आप लोग उस न्यूमेरिकल्स को बना करके कमेंट में लिखोगे, फिर आपको जो है अगले लेक्चर 8 में आपको मैं उसको डील कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।